नमस्कार देवियों सज्जनों, मेरा नाम नरेंद्र नागर है और आप मुझे नरेन दी पोएट के नाम से जानते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं। और आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं, आज इकट्ठे हुए हैं, तो उसका एक कारण है, मुख्य कारण है कि ये पॉडकास्ट जो शुरू होने वाला है, हमारे बीच में मौजूद हैं एक ऐसे गेस्ट, एक ऐसी शख्स जिन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, कितना सब कुछ देखा है, और उसके बाद में जो खुद को बना पाई हैं, जो खुद को लेकर आई हैं अपने फैमिली वैल्यूज के सामने। और एक मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते, बस उनको बुला लेता हूँ, इतनी मतलब ज्यादा हो जाएगा। उनका परिचय उन्हीं से जानते हैं। वैसे उनको मैं मैडम शबी बुलाता हूँ और उनका नाम जो है इंस्टाग्राम पर वो मैं शायरा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं शायरा ही, अगर जैसा नाम ही वैसा है, तो मैडम शबी आपकी तरफ, तो आप अपने बारे में बताइए कि आपका ये जो एम्बिशियस बनने का जो सपना है, और तो आपका जो जीवन परिचय है, आप उसके बारे में बिल्कुल, मतलब मैं उत्साहित हूँ सुनने के लिए। थैंक यू नरेंद्र। जैसा कि इन्होंने ऑलरेडी बताया है कि बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, तो मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगी कि ऑलमोस्ट 14 इयर्स बैक मैंने एक आईटी फर्म ज्वाइन किया और अभी भी मैं उस कंपनी में ही हूँ और बहुत कोशिश की स्विच करने की बट उसी दौरान शायद ऐसी बहुत से हैपनिंग्स लाइफ में रही हैं कि लगा कि चलो ठीक है, एक जॉब तो चल तो रही मतलब है। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी आपका पहला प्यार है, बोला हाँ इस कंपनी से प्यार है, इसके अलावा और लेकिन कुछ बट आई नहीं? डू रिस्पेक्ट, क्योंकि वो सारे अप एंड डाउन ना मैंने उसी कंपनी में देखे हैं और समवेयर अगर आप देखो तो सपोर्ट आपको रहा है, तभी मैं वहां पे हूँ आज भी। और आई प्रेफर कि ठीक है चलो चल रहा है सब कुछ, तो वो है। और नाउ लाइक आज मैं 6 साल की बच्ची की माँ भी हूँ, तो सेम गोज विथ लाइक बीइंग अ वर्किंग वुमेन एंड एन हाउस वाइफ, मैनेजिंग बोथ द थिंग्स, घर को देखना और अपना ऑफिस संभालना और बेटी को संभालना, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अलॉन्ग विद दैट आई हैव अ लिटिल लाइक मेडिकल इश्यूज, तो वो भी चलते रहते हैं साथ ही साथ। तो एम्बिशन की आपने जैसे बात की अभी, तो जब मेरा मैं एम्बिशन का मतलब केवल इतना है, जैसे आपने बताया कि बिटिया है ऋषा, उसको कौन नहीं जानता, पता है, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक जी है। टच मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। नॉट ओनली मी, मुझे आप सोशल मीडिया पर न जाने कितने मिल जाएंगे, बट एक एम्बिशन जो आपको आपको देख के ही जाहिर सी बात है कि आपने जिस जिस लाइन को चुना है, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहती हैं, उस तरफ बढ़ने के लिए आपने जो वैल्यूज को सामने रखा है बचपन से, मैं उन वैल्यूज के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। मतलब इंटरेस्ट लगता है कि कोई और अगर उस बारे में सोचे, न जाने कितने ऐसे लोग होंगे। तो उस बारे में आप कुछ बताइए कि जो आपने वैल्यूज क्रिएट करी हैं अब तक, जो एम्बिशंस आपने बनाए हैं, उनके बारे में। मैं ना जब बहुत छोटी थी और मेरी जो छोटी बहन है वो मुझसे 10 साल छोटी है। जी, तो 10 साल। हाँ, तो वो होता है ना उस जमाने में कि बेटा चाहिए और फिर एक बेटी और। तो उस टाइम पे जो एक सीन जो मैंने अपने घर पे एक ऐसा माहौल देखा, तो मुझे लगा कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू हैव अ सन एट होम। कोई बात नहीं, मैं बेटा बन के दिखाऊंगी, ठीक है। तो वो एक एटीट्यूड बचपन से मेरे अंदर था और पैशनेट मैं शुरू से रही हूँ। और मेरा एक बिलीफ है कि आपको ना लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में पैशनेट होना चाहिए। अगर नहीं होंगे ना तो आप 100% नहीं दे सकते किसी भी चीज में। तो मैं शुरू से, पहले मैं डांस के लिए बहुत पैशनेट थी। आई हैव बीन अ वेरी गुड डांसर एट टिल कॉलेज टाइम, एंड देन आई हैव गॉन थ्रू मल्टीपल सर्जरीज, जो हम बात करेंगे बाद में। तो उन सर्जरीज की वजह से मेरी डांसिंग वगैरह सब बंद हो गई एंड जॉब चलती रही, मेडिकल इश्यूज चलते रहे, एंड देन मैरिज, एंड देन बेबी, एंड देन सब कुछ। और फिर उसके बाद मतलब आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी मल्टीपल टाइम्स। और एक नेवर गिव अप एटीट्यूड मेरे अंदर है, जो मैंने खुद को देखा है कि हर बार एक, कहते हैं ना, गड्ढे में गिर के खुद को बाहर निकालना, वो पता नहीं कैसे वो मेरे साथ हुआ है हमेशा। तो इस बार भी वही हुआ, मैंने खुद को उस चीज से बाहर निकाला, क्या बात। सरेंडर कर दिया लाइफ के आगे कि ठीक है, अब है, ये है जो मुझे, मेरी जिम्मेदारियां हैं, ये मुझे देखनी है, आगे बढ़नी है। और उसके बाद मैंने फिर थोड़ा लिखना शुरू किया। लिखती थी कॉलेज के टाइम से, बट कभी ऐसा सोचा नहीं था कि शायद लिखने की वजह से मैं आज यहाँ बैठ करके आपसे बात करूंगी। मेरा एक सवाल है, मतलब बिल्कुल। मैंने ना लाइफ, आप जैसे कह रहे हैं कि आपने लाइफ को सरेंडर कर दिया है,
सरेंडर कर दिया है, मतलब क्या सरेंडर का मैं ये मतलब समझूं कि आपने वो सारी इच्छाएं खत्म कर दी कि नहीं अब जो होगा नहीं देखा नहीं, जाएगा? सरेंडर का मतलब पता है क्या? फॉर मी इट्स एक्सेप्टेंस। हम ना लड़ते तब तक हैं जब तक हम सामने वाली चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जाहिर बात, जाहिर सी बात। हम लड़ते रहते हैं, हम जूझते रहते हैं उस चीज में, बट व्हाट आई बिलीव कि अगर जिस दिन आप वो चीज एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि आई एम अ वुमन, अब मैं एक बेटा बेटा नहीं बन सकती लेकिन मैं बेटी बन सकती हूँ, ठीक है, वो एक्सेप्टेंस। अब शादी हो गई है तो ससुराल जाना है ना, वो एक्सेप्टेंस होता है। फिर आप अगर मदर हैं एंड यू आर वर्किंग ऑल्सो एंड यू आर मैनेजिंग योर डॉटर ऑल्सो एट होम, तो आप ही मैनेज कर पाएंगी। फादर ऑल्सो डज, वो अपना रोल निभाएंगे, लेकिन मदर का रोल डिफरेंट होता है, थोड़ा टफ होता है देन फादर। तो उन चीजों को जब आप एक्सेप्ट करने के बाद आप अपने पैशन में घुसते हो ना, तो डिफिकल्ट हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। लेकिन ठीक है, तभी मैंने जब वो चीजें एक्सेप्ट की, क्योंकि वो मेरे लिए प्रायोरिटी है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए मेरे पैशन के आगे। तो वो उस सरेंडर की मैं बात कर रही हूँ कि मैंने वो सारी चीजें एक्सेप्ट की और उनको मैं फुल्ली सबसे पहले मैनेज करती हूँ एंड देन अपने पैशन तो को। आपने मतलब अभी तक जो कुछ भी किया, जो कुछ भी अपनी फैमिली के लिए किया, वो सब, और जो आज आप कर रही हैं, पता है मैंने मतलब मैं इस आज से मतलब दाद देता हूँ इस बात की कि एक जो 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 वुमेन है, जो औरत है, वो मतलब एक परिवार ही नहीं चलाती, बल्कि वो अपने कॉर्पोरेट, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल आप आईटी बिल्कुल। कंपनी में आप जॉब करती हम्म। हैं, और उसके बाद में फिर आप शायर हैं, एक पोएट हैं। ये सबसे बड़ी बात, मतलब ये कहावत है कि कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होके, हम्म। है ना, शायर, मतलब दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज मतलब कभी सुना नहीं, या कभी ऐसा होता है, या बहुत से लोग होंगे कि ऐसे मिल जाएंगे आज के टाइम में। मैं भी देखता हूँ कि अब आपके जैसे लोग आपको मिलने लगे हैं क्षेत्र में। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे लगता है कि एक शायरी वाला जो जोन होता है, उस जोन में जब इंसान टर्न लेता है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारा पेन डेफिनेटली हम्म। होता है। किसी भी तरह का पेन हो सकता है, आपका की लव लाइफ में पेन हो सकता है, आपके मोटिवेशन के दौरान उसमें पेन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इतना सारा जो मेरे लाइफ में रहा है, स्टेप बाय स्टेप हर तरह की सिचुएशंस को देखा है मैंने, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हर किसी के दर्द को समझ सकती हूँ। आई हैव बीन इन लव एंड गॉन थ्रू लव मैरिज ऑल्सो, तो ऐसा तो नहीं है कि फेलियर था, हम्म। इट्स बीन अ काइंड ऑफ अ सक्सेस। बट वो ड्यूरेशन, वो जर्नी जो होती है ना उसकी, उसमें जो आप जिस जिस पेन के थ्रू गुजरते हो, तो ऐसा लगता है कि सबका दर्द समझ सकते हैं। प्यार में भी जो जिनको नहीं मिलता है ना, उनका भी दर्द समझ सकते हैं। किसी बच्चे के माँ बाप नहीं है तो उनका भी दर्द समझता है। आई बिल्कुल, हैव माई बिल्कुल, पेरेंट्स बट आई बिल्कुल। कैन रिलेट कि हाँ, वो दर्द होता है। तो जब आपके अंदर वो दर्द आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो लिखने का मन करता है, फिर वो आप लिखना शुरू करते हैं वहां से। तो मैं लिखना तो मैं करती थी कॉलेज टाइम से, मैं मोटिवेशनल और उस टाइप लेकिन के। लेकिन सॉरी, मैं आपकी बात बीच में काटूं, हाँ। लिखने की जो आपने बात करी, लिखना हम्म। मतलब आपने, मैं मेरा एक सवाल है कि एक और है इसके बाद में भी, मतलब बढ़ते जा रहे हैं, हाँ मतलब नहीं ये सब होना चाहिए, जरूरी है ना, मतलब जानना है तो, बिल्कुल। मतलब आपको वही से अगर उस चीज में आगे बढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो जिस शख्स से आप बात करें, जिसके बारे में आप हम्म। जानना चाहते हैं, आपने जब लिखना शुरू किया, वो क्या, पहली जो आपने कविता है, पहले जो छंद आपने पंक्तियां जो लिखी, उस उनको लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या था? वो ऐसी, वो क्यों लिखी गई, मतलब मैं जानना चाहता हूँ क्या कहानी रही होगी उस चीज की। जब मैं कॉलेज टाइम में लिखती थी, तो मुझे लगता है कि वो कोई कविता नहीं होती थी, वो बस एक बात मेरी दिल की जो मैं लिख देती थी बस। तो उस टाइम की तो ऐसी कोई कविता मैंने लिखी नहीं है, बस ख्याल तरह से लिख दिया, कोई बात है मन जी, में वो जी, लिख दिया। जी। और अगर मैं कोई एक पहली कविता की बात करूं, तो बहुत बाद में मैंने एक लिखा था कि लिखने का शौक था मुझे, क्या बात, लिखने का शौक था मुझे। मैं शब्दों को साथ मिलाया करती थी, वाह, वाह, दो जुमले पूरे करके मैं खुश हो जाया करती थी। क्या बात। आज लिखती हूँ हर एहसास अपने, जो आप सब तक पहुंचा सकूं, तिनके से वो जज्बात सब लिख कर मैं कहूँ। वो 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 यादें, वो लम्हे हर पन्नों पे सजा दिया, दिल के सारे अरमान कलम से, याद नहीं आ रहा मुझे। कोई बात याद नहीं आ रहा, लेकिन एक ही, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ जो आपने ये लिखा, ये जो कविता मैम आपने लिखी, इसको लिखने के जो पीछे वजह थी, वो हम्म। वजह क्या थी?
ओके। मैं जब कॉलेज टाइम पे लिखती थी ना, तो उसमें क्या होता था कि मैंने जैसा बताया कि इट्स नॉट राइमिंग, पोएम कुछ नहीं होता था, वो जी। बस मेरी बातें होती थी। तो कहीं न कहीं इसका श्रेय मेरे हस्बैंड को भी जाएगा। जब वो लिखना शुरू किए, तो वो एक्चुअल में टेक्निकल के साथ पूरा राइमिंग वर्ड वैसे लिखते थे। तो मैं सोचती थी कितना अच्छा लिखते हैं, मैं क्यों नहीं लिख पाती हूँ? तो उन्होंने मतलब हम लोग डिस्कस करते थे कि अच्छा इसको थोड़ा-सा वैसे करके बनाओ, उस चीज़ को आगे राइमिंग में बनाओ, कैसे कितने लेंथ की लाइन होनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें उनसे भी मैंने ग्रास्प किया है। फिर मैंने लिखना शुरू किया, और कहीं न कहीं आप जब लिखना शुरू करते हो तो किसी की उसमें मतलब आपको कुछ बताना है दुनिया को कि मैं अब लिख रही हूँ। तो मैं आगे की वो 2 लाइन जो मुझे याद नहीं आ जी, रही थी। आगे ही याद देखा। ये ज़रूरी था, ये आपको उस तरफ लेके जाना, मुझे वजह हाँ, जाननी थी, आप तो बताइए। वो आगे स्वागत की है। जो 2 लाइन थी वो लास्ट की कि इतना लिखा आपको कि मैं शायरा होती गई। इतना लिखा आपको आपको कि कि मैं मैं शायरा शायरा होती होती गई। गई। तो ये लास्ट एंड था वहाँ का कि वो बातें ही, वो सारी यादें जो मैंने पन्ने पे लिख दिया था, तो एंड में था कि वो इतना लिखा आपको कि मैं शायरा होती गई। मतलब फिर मैंने जो लिखना शुरू किया, जो मैं फ़ील करती थी वो सब मैं लिखती थी, और उसको उस तरह से बनाने की कोशिश करती थी कि मैं किसी को एटलीस्ट सुना सकूँ कि ये पोएम है, ये जी, एक पोएट्री जी, है, ये एक शायरी जी। है। तो उस फॉर्म में जब मैंने लिखा था, तो ये पहला मेरा ये 7-8 लाइन्स का पोएट्री था जो मैंने लिखा था। मैम एक बार मैं फिर से सुनना चाहूँगा। तो मैं सुनाती हूँ। जी, स्वागत है। लिखने का शौक था मुझे, लिखने का शौक था मुझे। मैं शब्दों को साथ मिलाया करती थी। 2 जुमले पूरे करके मैं खुश हो जाया करती थी। आज लिखती हूँ हर एहसास अपने, जो आप तक पहुँचा सकूँ। तिनके-तिनके से वो जज़्बात सब लिख कर मैं कहूँ। हर लम्हा, हर बातें कलम से उतार दिया। दिल के सारे अरमान हर पन्ने पे सजा दिया। वो यादें ही हैं जिन्हें मैं शब्दों में पिरोती गई, और इतना लिखा आपको कि मैं शायरा होती गई। क्या बात! मैं शायरा होती गई, क्या बात! तो ये मैं शायरा का नाम फिर इसी कविता से कहीं न निकला है? कहीं इसी से ही पिक क्या किया था मतलब मैंने। बहुत ही सुंदर, मतलब एक तरह से है कि लोग देखेंगे जब पता है मैं शायरा, तो उसको पढ़ते ही पता लगेगा कि यार ये तो कुछ अलग ही हुँ, है ना? लेकिन एक एक मैंने कि आपकी एक बहुत फेमस पोएम है। हुँ, हुँ। तो उस फेमस पोएम का है कि उसने देखा ही नहीं, हुँ, है ना? हुँ। उसने देखा ही नहीं। मैम अब जो कविता का माहौल चल ही रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो उसने देखा ही नहीं कविता एक बार बिल्कुल, आप बिल्कुल। ऑडियंस को और हम सबको मतलब बताइए इस हाँ, बारे हाँ, में। मुझे जी, सुनाना स्वागत है। चाहूँगी कि उसने देखा ही नहीं अपनी हथेली को कभी, उसने देखा ही नहीं अपनी हथेली को कभी। क्या वो बात! लकीरें मेरे नाम की थी। हाय! हाय! थमा गया मुझे बस वो जीने की आस, मेरे अब किस काम की थी। क्या बात! मेरे अब किस काम की थी? क्या बात! बहुत खूब। आगे की 4 लाइनें हैं कि समझा कर मुझे वो यूँ आगे बढ़ गया, समझाकर मुझे वो यूँ आगे आगे बढ़ बढ़ गया। गया, अपने इश्क में मुझे और भी दीवाना कर गया। हाँ, वाह! इतना यकीन था उसे मुझ पर कि वो फैसले करता गया, मेरे ज़हन में वो अपनी तस्वीर गढ़ता गया। क्या बात! वाह, वाह, वाह! बहुत खूब। वो अपने ज़हन में वो तस्वीर गढ़ता गढ़ता गया। गया। उसने सोचा कि दूर होने का मतलब सिर्फ हाथ छुड़ाना होता है, उसने सोचा। या कहूँ कि दूसरे शहर जाना होता है। उसने सोचा कि बातें बंद कर देने से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। उसने सोचा कि उसके दूर चले जाने से कुछ वक़्त में सब कुछ संभल जाएगा। क्या बात! यार अब कोई उसे ये समझाए ज़रा कि हाथ छुड़ाने के साथ-साथ हर एक एहसास भी मिटाना पड़ता है। दिल की हर दीवार से उन तस्वीरों को हटाना पड़ता है। हाय! हाय! क्या ही बात! वाह! अपने आँसू खुद ही पोंछना पड़ता है, और बार-बार उन यादों को पास आने से रोकना पड़ता है। और भी है, लंबी है क्या काफ़ी। बात! मतलब ये अब मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोलूँ या रुक जाऊँ, या शब्द हैं मेरे पास में, शब्दावली में से कुछ निकालना पड़ेगा, बट क्या ही बात है ये, मतलब आपने जस्टिफिकेशन करी है जो स्टेटमेंट्स में दी है कि उसने देखा ही नहीं, क्यों नहीं देखा। मैं वजह जानना नहीं चाहूँगा, बट मेरा एक सवाल है। जी। एक सवाल है कि आप, ये पर्सनल हो जाएगा सवाल, बट ये आपके ऊपर नहीं, निर्भर इट्स ओके, करता है आप पूछिए। कि आपके हिसाब से
लव मैरिज ठीक है, अरेंज मैरिज? मेरे हिसाब से मैरिज, दोनों में कॉमन वर्ड आता है, मैरिज। मैरिज तो क्या होता है ना कि लव हो और अरेंज हो, मैरिज होते ही ना वो लव और अरेंज का सारा लव और अरेंज जो है वो अपनी अपनी जगह सेट हो जाते हैं और फिर वो हो जाती है मैरिज। बस हाँ, शादी हो गई है, बात शादी हो खत्म। गई है, बात खत्म। क्या मतलब ये स्टेटमेंट किसी ने सुनी है क्या? मतलब कभी कभी पता चला है स्टेटमेंट के बारे में, कहीं से आई है कि भाई लव मैरिज, शादी और अरेंज मैरिज और दोनों में मैरिज कॉमन है, शादी हाँ, हो गई, बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। क्या है बात है, मतलब मैम आपसे क्या ही बोलूंगा मैं, मतलब अच्छा है, ये सही था, लेकिन ठीक है आपने बात नहीं करना चाहती, ठीक है, बट ये स्टेटमेंट मेरी याद से हो गई है, मैं इसको ले रहा हूँ आपसे, ठीक है। और मुझे जैसे मैं एक ऐड करना चाहूंगी इसमें कि एक डिफरेंस जो मुझे समझ में आता है, क्या होता है कि अरेंज मैरिज में जी जब शादी होती है तो एक माइंडसेट डिफरेंट होता है कि घर वाले पेरेंट्स मिलते हैं, फैमिलीज मिलती हैं और दोनों अपना अपना माइंडसेट करते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे इनसे शादी करनी है, मुझे इनसे शादी करनी है, ठीक है, वो एक अलग माइंडसेट होता है। लव मैरिज में क्या होता है, आप पहले से ही जानते हो, एवरीथिंग यू नो अबाउट ईच अदर, तो एक एक्सपेक्टेशन पहले से रहती है, ठीक है। अरेंज मैरिज में कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है वो महीना 2 महीना बात करने से कुछ नहीं होता है ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि वो जस्ट लाइक एक वो क्या बोलते हैं उसको, कोर्टशिप पीरियड बोलते हैं, उससे कुछ नहीं होता है, वो ठीक 7 है। साल ऐसे निकल जाते हैं वो कुछ नहीं होता उससे, कुछ नहीं मतलब होना। किसी को जानने के हाँ। लिए ना यू हैव टू शेयर द सेम सीलिंग। हाँ कहते हैं ना जब आप एक छत के नीचे बिल्कुल रहने लगते हो बिल्कुल ना, बिल्कुल। तब असली में पता चलता है कि एक्चुअली क्या है। अब उस वक्त आप एक दूसरे को कितना हैंडल कर पाते हैं, एक दूसरे की चॉइस को आप कितना मतलब प्रेफर करते हैं, तब उस पर डिपेंड करता है कि आपकी मैरिज कैसी चल रही है। लेकिन मैं अभी भी पहले वाली स्टेटमेंट पे टिकूं तो ज्यादा अच्छा वो तो है ना, वही वो ज्यादा मुझसे ठीक है। एग्री, जितने लोग भी पूछते हैं मैं यही बोलती हूँ हाँ। कि लव और अरेंज में बस ये बात है कि लव और अरेंज वो शादी तक रहता है और जैसे ही शादी होती है तो जो मैरिज वाला वर्ड है ना, बस वो ही वर्ड आप देखो, ये मत देखो लव मैरिज और अरेंज मैरिज 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 ही होती अच्छा है। एक सवाल है, जब आपने ये पोएम्स लिखने का सिलसिला शुरू किया, तो एक होता है ना कि कौरा होता है कि मुझे ना एक कविता या कुछ भी कहानी लिखने के लिए एक एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, या मुझे माहौल ऐसा चाहिए जो घर पे हो या घर से बाहर हो, या फिर कोई ऐसी घटना होती है कि जिस आप डिपेंड करता है। जैसे मुझे एक बारी मुझे लगा कि मैं मेट्रो में हूँ और मैं बैठा हूँ, मैं कविता, मैंने वहाँ पे पोएम लिखनी शुरू कर दी, मैं लिख दी, मैंने खत्म। तो एक कुछ भी ऐसा एक रिलेटेबल स्टोरी मैं आपसे जानना चाहूंगा जहाँ पे आपको लगा हो कि मुझे ये स्पेशल इन्वायरमेंट ऐसी कविताओं के लिए चाहिए होता है, या फिर इस जो मेरे इमोशंस हैं उनको मुझे बाहर लाने के लिए ये वाला माहौल ज्यादा जरूरी है, तो ऐसा कुछ। हाँ, इमोशंस तो मैटर करते हैं, मतलब मुझे लगता है कि जब आप तभी दिल से लिख पाते हो जब वो एक्चुअल वो इमोशन आपके अंदर कहीं ना कहीं पनप रहा हो, या आपने किसी को देखा हो और उसका वो इमोशन आप बहुत टच कर गया आपको, तो वो इमोशंस तो मैटर डेफिनेटली करते हैं। रही बात एनवायरनमेंट की, तो सबका अपना अलग अलग हिसाब किताब भी होता है। जैसे मेरा क्या है कि मुझे शांति चाहिए, बिल्कुल क्वाइट, और प्रेफर करती हूँ कि जब रात में बेटी सो गई है तो आई जस्ट सिट फॉर सम टाइम्स एंड स्टार्ट राइटिंग। बट मेरे को ये भी है कि प्लान करके नहीं लिखा जा सकता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो ना थॉट जो ख्याल आते हैं ना दिमाग में, वो आप या तो इमीडिएटली आए, और मैं थोड़ा सा लिखती इस तरीके से हूँ कि जैसे मुझे कोई थॉट आया, अब मैं उस वक्त लिख नहीं सकती बिकॉज आई डो नॉट हैव टाइम और समथिंग, तो मैं अपने फ़ोन में ना उसको सेव कर लेती हूँ, वो एक लाइन कि ये ख्याल बहुत अच्छा है, इस पे लिखा जाएगा। और फिर जब मैं बैठती हूँ तो वो ख्याल को सर्च करके कि कहाँ पे लिखा था, फिर उस पे मैं थोड़ा सा तो तब भी आगे सर्च करना पड़ता है कि सर्च आपने एज इन की वो नोट्स में काफ़ी नोट्स चीज़ें नोट्स लिखी बहुत हुई सारे हैं, मतलब ये हैं। आप समझ सकते हो कि कितनी सारी चीजें हैं जो एकदम से आ रही हैं ऊपर नीचे की भाई ये हाँ, वाली तो चीज अब फिर सामने वो आनी चाहिए। ख्याल, और उस जैसे सपोज मैंने 3-4 ख्याल कहीं से नोट किए हुए हैं कि अच्छा ये अच्छा है इस पे, फिर उसमें से ना जो ख्याल सबसे ऐसे हिट करता है ना कि यार ये अच्छा लग रहा है अभी के लिए, तो फिर उस पे लिखते हैं। बस उसी पे, जैसे उस जैसे अभी मान लो अभी कोई ख्याल आ रहा है मन में, मतलब कुछ तो आ रहा होगा,
कुछ ख्याल, मतलब एक ख्याल शब्द ही बहुत बड़ा है, कुछ ख्याल। जैसे मैं चलिए अपनी जर्नी पे एक बात बताती हूँ कि मैंने अभी बहुत रिसेंटली, जब से मैं ओपन माइक वगैरह में जाती हूँ तो अक्सर लोग पूछते रहते हैं, बहुत सी बातें सबसे होती हैं, तो मैं देखती हूँ कि लोग आते हैं तो अपने ऊपर भी लिख के लाते हैं कि ये मैं हूँ, एक पोएम के हाँ। फॉर्म में। तो उसी ख्याल को मैं शेयर करती हूँ कि ये सफरनामा मेरा बहुत महंगा है, ये सफरनामा सफरनामा मेरा मेरा बहुत बहुत महंगा महंगा है। है, कि वो चंद पत्थर जो राहों में पड़े हैं, क्या रोक पाएंगे मुझे? वो चंद पत्थर जो राहों में पड़े हैं, क्या लोग पाएंगे क्या मुझे। रोक क्या बात पाएंगे है। मुझे? अपनी कब्र का दरवाजा देख कर लौटी हूँ मैं, अपनी अपनी कब्र कब्र का का दरवाजा दरवाजा देख देख कर कर लौट। लौटी हूँ मैं। वो तौर तरीके देखने वाले लोग जिंदगी जीना क्या सिखाएंगे क्या मुझे, बात, क्या क्या बात, सिखाएंगे मुझे? क्या बात। तो ये ख्याल, बस आपने पूछा तो यही आया अरे दिमाग वाह। में। तो एक और होता है मैम, एक और होता है कि जिस पे आप लिखते हैं कि मैं श्रृंगार रस या वीर रस या हास्य रस। तो आपका सबसे ज्यादा जो पाला पड़ा है मेरे हिसाब से प्रेम से पड़ा है, जी, इश्क, है ना। जी। तो इश्क में आपने मतलब मुझे ज्यादा डिटेल डिटेल नहीं जाननी, बट इश्क आपके हिसाब से है क्या? प्यार जो है वो है क्या, मतलब मुझे क्या लग डेफिनेशन है? जी। मैं ये स्टेटमेंट में बहुत जगह हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हर जगह पढ़ सकते हैं, बट मैं जानना चाहता हूँ एक एक स्ट्रगल जो आपने करा है, जो आपने अपनी जर्नी को यहाँ तक आप लेकर आई हैं, आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है, तो वहाँ पर उस चीज़ की, उस शब्द की या उस उन इमोशंस की क्या वैल्यूज हैं आपके हिसाब से? क्या है मोहब्बत? मेरे हिसाब से इश्क एक ऐसा एहसास है जो जिंदगी भर आपके साथ है, मरते दम तक, तो वो इश्क है। अगर वक्त के साथ वो खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, या किसी और की जिंदगी में आ जाने से बट गया है, तो वो इश्क नहीं हो सकता। इश्क वही है जो आपके दिल के अंदर किसी के लिए जिंदगी भर रहे, मतलब कि आप उसे कभी भूल ना सको। तो मुझे लगता है वही इश्क है, वो एहसास ही इश्क है। और लोग कहते हैं कि इबादत है, कहीं ना कहीं है, क्योंकि जब वो जिंदगी भर जो चीज़ आपके ख्याल में अंदर दिल में लगी रहेगी ना, वो इबादत ही बन जाएगी एक बार के बाद। फिर आप उसको ही सोचोगे, उसके बारे में ही समझोगे, उसके साथ रहना चाहोगे, और उसी के लिए हर, कहते हैं, पहाड़ जो सामने आएगा मुसीबत का, उसको भी पार करना चाहोगे। क्या बात, वही इश्क है। मतलब कुछ भी आ जाए सामने, हाँ, ये वाली कहावत कैसी है कि इश्क अंधा होता है, वो क्या है मतलब, वो है तो ना। मुझे लगता है कि मतलब किसी की वो क्या बोलते हैं उसको, कि आप देखने में कैसे लगते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आपको किसी से ये बहुत इश्क ज्यादा है। पर्सनल हो जाएगा, इस देखने में तो मेरे हिसाब से लगता है हर कोई खूबसूरत है। बिल्कुल, और वो तो आंखों में है ना, हाँ, वो वो तो कहते हैं ना, ब्यूटी हाँ, लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर्स। यस, सो तो वो आंखों में ही दैट है। इज देयर, तो बस इसीलिए इसी बात पे बात हुई है, प्यार अंधा होता है। किसने क्या चुना। किसने क्या चुना, किसको चुना? तो आज तक का मतलब आप बताइए कि आप कोई कोई ऐसे, जैसे बहुत, जैसे ये है आपने उसने देखा ही नहीं, ये एक कविता, इस पे मैं समझ सकता हूँ कि सबसे अच्छा फीडबैक, और अगर किसी ने कमेंट किया होगा, आपको बताया होगा इन पर्सन, तो क्या था, मतलब कैसे आपके पास तक पहुंचा? वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। एक ओपन माइक में मैं गई थी, तो वहाँ पे वहाँ पे जो गेस्ट आए थे, आपने सुना होगा शकील आजमी जी साहब जी, के बारे बिल्कुल में, वो आए बिल्कुल थे बिल्कुल वहाँ पे, बिल्कुल। और उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। जी। तो उस दिन मैं इतनी नर्वस थी कि शायद मैं अपने फर्स्ट ओपन माइक में भी इतनी नर्वस नहीं रही होंगी, जो मुझे लग रहा था कि मैं तो कुछ लिखती ही नहीं हूँ, मैं इनको क्या सुनाऊंगी। बट ठीक है, मतलब जो है मेरा जॉनर, मैं उस पर स्टिक थी, और मैंने हम्म उनको ये वाली पूरी पोएम सुनाई थी हम्म एंड तक। और वहाँ पे हम लोग 20 to 25 परफॉर्मर्स थे, हम्म सबने अपना अपना परफॉर्म किया। तो जब वो आए और उन्होंने कुछ अपना सुनाया, और फिर उन्होंने आते ही, मतलब सबसे पहले ये कहा कि ये शबीर जी ने जो पढ़ा था, वो वो कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे पढ़ा जैसे कि उन्होंने जिया है असल में। तो वो मेरे लिए वाज लाइक कि मतलब मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे शकील आजमी साहब
रिकॉग्नाइज कर रहे हैं यहाँ पे इतने लोगों के बीच। और भी वहाँ बिलाल साहब और भी कई लोग थे, तो उन्होंने मतलब काफ़ी मेरी तारीफ़ की कि बहुत बहुत ही मतलब आवाज़ बहुत अच्छी है और पढ़ने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, और ऐसे पढ़ा कि जैसे लगा कि वो सब कुछ इन्हीं के साथ हुआ है, उन्होंने जिस तरीके से पढ़ा था। तो एक ये मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला था वहाँ पे। और एक और ओपन माइक में मैं गई थी, वहाँ पे एक अविरल जी हैं, वो वॉइस आर्टिस्ट वगैरह भी हैं शायद। तो उन्होंने भी सेम मतलब आवाज़ के लिए, और उन्होंने मुझे रिकमेंड भी किया कि आप अब वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हो आप कहीं पे भी, तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा है, आप जिस तरीके से मॉड्यूलेट करके पढ़ती हैं। तो ये 2 जगह ऐसा था कि जो मैंने बहुत अच्छा फीडबैक तो आपने मिला था कभी वॉइस मुझे। मॉड्यूलेशन की तरफ जाने के लिए सोचा कि उस तरफ कोई देखें? अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी। जी। मतलब मुझे ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डेफिनेटली गो फॉर इट। अच्छा अच्छा हो गया तो कोई बुराई नहीं है इस चीज़ में जाने में। तो अपॉर्चुनिटी पे है कि अगर मिल जाएगी तो डेफिनेटली जाऊँगी। क्या बात है! तो मतलब आपकी जो जर्नी रही है अभी तक, आपने अप एंड डाउन्स देखे हैं, हुँ। और शुरुआत में आपने बात की थी कि आपकी इलनेस को लेके कुछ, हुँ, हुँ, मतलब क्या हुँ। वो क्या चैलेंजेस रहे थे कि आप उनसे बाहर निकल कर फिर आप यहाँ तक हैं, और आज आप जो अपने आप को बता रहे हैं, आप हुँ, एक हुँ, हुँ। एक मैं कह सकता हूँ कि एक मोटिवेशनल, एक ना जो प्रतिभाशाली नारी हैं उसके रूप में आप उभर कर आई हैं, और आप अपने परिवार को साथ लेके चल रही हैं। और ना हुँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद में आप पूरी फैमिली साथ में, और हुँ, हुँ। हर चीज़ मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने यहाँ तक सुना है कि आपकी फैमिली में आप ही नहीं, आपकी बिटिया और आपके हस्बैंड भी, वो भी कवि जी, हैं, जी, वो हाँ। भी एक्टिंग करते हैं, वो भी लिखते हैं, और हुँ, हुँ। बिटिया को तो मैंने खुद देखा है ना? तो हुँ। और हस्बैंड को भी मैंने देखा है, आपके जी। पति को भी मैंने हुँ, देखा है। हुँ। बट मुझे नहीं पता था कि ये फैमिली की वैल्यूज़ इस तरह से होंगी, और आज मुझे जब आपने बताया, जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऑडियंस को भी बताना चाहते हैं। तो क्या क्या स्टेटमेंट है उस चीज़ के बारे में जो आपने झेला है अभी तक? बिल्कुल, मैं शेयर भी करना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरे जैसा अगर कोई भी है जिसने बहुत इतनी मेडिकल इलनेस, एक जर्नी रही है उसकी, तो वो भी उस चीज़ से निकल के बाहर आ जाए। तो मैं डेफ़िनेटली शेयर करूँगी कि अ, मैं जब कॉलेज में 3rd ईयर में थी, जी, तो मेरी पहली सर्जरी हुई थी। जी। दैट हैज़ बीन लाइक मेजर वन। तो मुझे उस टाइम पे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट थे ओवरीज़ में। तो वो काफ़ी बड़े हो गए थे, लाइक 9 इंचेस। तो मुझे पेन इतना ज़्यादा हो गया था, तब मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, क्योंकि कॉलेज टाइम में कौन सोचता है हुँ, कि मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर उसके लिए एक सर्जरी कराना पड़ेगा। हुँ, तो फिर मैंने डॉक्टर वगैरह को दिखाया, तो इट वाज़ लाइक कि अगर उस समय पे वो 9 इंचेस का है, दैट मीन्स कि वो कितने पहले से होगा। हुँ, धीरे, धीरे, धीरे दैट गॉट इंक्रीज़्ड। तो वो भी एक मेरे को बहुत वैसा पॉइंट लगता है कि मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली मैं हर एक पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। अगर वो कहीं कोई पेन बता रहा है या उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते नहीं हैं। समझ पाते, उनको बिल्कुल, नहीं बिल्कुल पता सही चलता बात, है, नहीं और समझ इट्स नॉट पाते। अबाउट कि 6, 7, 8 साल का बच्चा। मैं 3rd ईयर में थी, मैं तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, तो सिस्ट निकल के आया कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है। उसकी सर्जरी 3rd ईयर में हुई। मेजर सर्जरी थी, कोई माइनर सर्जरी भी नहीं थी। फिर रिकवरी में लगा आराम से 6-7 महीने, धीरे-धीरे करके वो पूरा रिकवर हुआ। एंड अगेन जब मैंने 2010 में आईटी फर्म जॉइन कर लिया था, तो 11 में द सेम काइंड ऑफ सिस्ट अगेन अराइजेस। उसी तरह का सिस्ट फिर से हो गया, मुझे फिर से पेन होने लग गया। तो ये जो सर्जरी, अ लिटिल टाइम एंड देन पेन का टाइम एंड देन अगेन अ मेजर सर्जरी, फिर लिटिल पेन का टाइम एंड अगेन अ मेजर सर्जरी। ये एक जर्नी ऐसी बन गई थी कि मैं डॉक्टर्स, अल्ट्रासाउंड, मेडिसिन, इन सब से ऊपर मैं उठ ही नहीं पा रही थी। मैं ये नहीं सोच पा रही थी कि अरे मैंने बिरलासॉफ्ट जॉइन की है, मैंने कोई आईटी फर्म जॉइन की है, तो मैं वहाँ से स्विच कर लूँ। मुझे भी इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे भी एक हाइक चाहिए। उधर तो मेरा ध्यान ही नहीं जा पा रहा था। और कहीं न कहीं वो ऐसा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड होता है हर बैचलर की लाइफ में, जो उस वक़्त मेरे सारे फ्रेंड्स, कलीग्स, एवरीबॉडी वाज़ अपने-अपने करियर में वो बढ़ रहे थे। कोई ऑन साइट जा रहा है, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, दे आर हैविंग गुड जॉब, स्विच कर रहे हैं, और मैं डॉक्टर्स के चक्कर काट रही वो थी। निकल चुके थे और आप अभी वो भी हैं। मेरे निकल चुके थे इतने।
तो ऐसे ही करते मेरा एक और ऑपरेशन हुआ था, और मैं डेफिनेटली शेयर भी करना चाहूँगी कि यहीं कनॉट प्लेस पे एक लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है। दैट वाज़ द वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैड इन माय लाइफ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी प्रेगनेंसी के टाइम का ज़्यादा क्रिटिकल था। आई वाज़ ऑलमोस्ट गॉन, बट वो जो एक्सपीरियंस उस हॉस्पिटल का था, दैट वाज़ द वर्स्ट वन। वहाँ पे मैं हॉस्पिटलाइज़ थी पहले, फिर एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, तो अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का तो जो हाल है, आई आई रियली वांट टू अपील कि उस पे थोड़ा वर्क किया जाए। कंस्ट्रक्शन इश्यूज़ बहुत सारे थे उस टाइम पे। तो मेरा ऑपरेशन हुआ और दैट गॉन वेरी क्रिटिकल। बहुत ब्लड लॉस हुआ था, 3-4 यूनिट ब्लड चढ़ा था मुझे उस टाइम पे, एंड देन आई केप्ट इन आईसीयू। आईसीयू के बाद मैं नेक्स्ट डे जब मुझे वार्ड में शिफ्ट किया, तो मॉर्निंग का वो मोमेंट, मैं आज भी अगर उस बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे मतलब वो ऐसे होने लगता है। तो वो मॉर्निंग में मैं उठी थी और हस्बैंड मेरे जस्ट आए, उन्होंने बोला कि तुम उठ के बैठ जाओ, एक जी। दिन पहले ऑपरेशन हुआ है। आई वॉज ऑलमोस्ट हैड 25 स्टिचेस, मे बी मोर देन दैट, और बिल्कुल हील्ड नहीं है, बिल्कुल हील्ड नहीं है। इट वॉज ऑल रॉ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उठ के बैठ जाओ, मैं चाय वगैरह लेके आता हूँ। तो जस्ट मैं उठ के ऐसे बैठी थी, बस लेटी हुई थी, उन्होंने उठ के बिठाया और वो रूम के बाहर निकले, और वो मुझे लगता है वो दरवाजे से जस्ट बाहर निकले होंगे, सीलिंग से इतना बड़ा सीमेंट का टुकड़ा मेरे सर पे। शिट। और मेरे पापा भी थे, वो सामने बैठे हुए थे, तो मैं बहुत ज़ोर से चीखी, और उसके बाद मेरे हस्बैंड को लगा ये आवाज़ कहाँ से आई? फिर वो भाग के जब रूम में आए, तो इट वाज़ लाइक कि आई थिंक शायद अच्छा हुआ कि वो सीमेंट ही था, पता नहीं कोई पत्थर होता, वो क्या होता, तो मेरा क्या होता, तो मुझे पता नहीं है। और एक छोटा-सा चीज़ है कि जो मैं आज भी ये चीज़ सोचती हूँ, इट वाज़ जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स। अगर मैं लेटी होती, तो कुछ भी हो सकता तो था। वो कहाँ आता? और वो मैं उठ के बैठी थी, तो वो मेरे सर पे। फिर और जिस सिचुएशन में हम थे, वहाँ से निकल के किसी भी दूसरे हॉस्पिटल में नहीं जा सकते थे। एक दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर्स वहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा था, तो एनीवेज़ हम रूम शिफ्ट किए, तो वो मेरे लिए मतलब बहुत बुरा टाइम था मेरा। देन स्टिचेस काफ़ी दिनों तक हील नहीं हो पा रहे थे। आई हैव सीन दैट पोर्शन ऑफ माय टमी, जो जितने में लगा हुआ था स्टिचेस, वो सारे खुले हुए थे। बाद में वो चीज़ खोली गई, तो मैम और मैम मतलब पता है, मतलब मेरा मुझे इसको सुन के ऐसा लग रहा है कि आपने जो झेला ना, हर मैं कोई सच बता रही उस हूँ बारे में सोच कि नहीं सकता। कांट इवन। सीरियसली लोग बीमार होते हैं, लोगों का ऑपरेशन होता है, बट पता नहीं इतना इतना वियर्ड मतलब मेरे साथ रहा है, ये जर्नी मेरी पूरी रही है। और जब अरिशा होने वाली थी, तो इट्स जस्ट बिकॉज द प्रीवियस सर्जरीज ऑल गॉट कॉम्प्लिकेटेड। मतलब मुझे जनरल एनेस्थीसिया पे डालना पड़ा था, जबकि प्रेगनेंसी में नहीं करते हैं। तो और जनरल एनेस्थीसिया के बाद डॉक्टर्स हैव जस्ट 3 मिनट्स ऑफ विंडो टू टेक आउट द बेबी। और आदेशंस इतने ज़्यादा थे अंदर कि उन्हें जहाँ समझ में आया, दे ऑल कट लगा दिया उन्होंने, और बेबी को तो निकाल लिया बाहर, उसको निकाल के सेव कर दिया। शी वॉज फाइन, टच वुड। और फिर मेरे जो इंटरनल स्टिचेस बहुत सारे लगे, बहुत सारे इंटरनल स्टिच लगे, और उसके बाद आई वॉज इन आईसीयू, और डॉक्टर सेड कि अब आप बस ये मनाइए कि होश आ जाए। उस टाइम पे पल्स रेट बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने बोला अगर होश आ जाएगा तो टैकीकार्डिया हो जाएगा, तो होश में नहीं ला सकते, और हम ज़्यादा डोज देते रहेंगे कि वो होश में ना आए, तो वो कोमा में जा सकती हैं। तो इतना मतलब वैसा सिचुएशन था। आई वाज़ ऑन बेड, मेरे हस्बैंड तो मतलब उनके तो आज भी आँखों में आँसू आ जाते हैं अगर वो मोमेंट की बात होती है इमोशनल तो। स्टोरी है, मैं खुद मतलब मैं चाहता हूँ कि अभी रुकिए आप। तो ये थोड़ा, वो ये ना मतलब ये वो चैप्टर है आपकी लाइफ का, अगर सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। इट्स बीन वेरी पेनफुल। मतलब मेडिकल हिस्ट्री की वजह से 9 मंथ्स आई हैड इंजेक्शंस एवरी डे, 4 इंजेक्शंस। और वो मतलब एक ना इतना झेलने के बाद ना, बहुत सब्र आने तक का जो सफर होता है, मैं कहती हूँ ये बात हमेशा कि किसी भी दर्द से लेकर के उस दर्द को झेलते झेलते जो सब्र आने तक का सफर होता है ना, लोग इंसान सब्र ही देखते हैं, अरे सब्र आ गया, लेकिन आप जर्नी तो देखो किसी की
कितना मतलब किस चीज से लोग गुजर के वहां तक सही बात, पहुंचते हैं। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। वो चीजें रही हैं हमेशा। और फिर भी मैंने फाइट उसमें भी किया। आयशा जब हुई थी तो मुझे एलियोस्टॉमी हुआ था। आई एम नॉट श्योर, आपको आइडिया होगा। तो एलियोस्टॉमी में एक बैग पुट करते हैं साइड में। हम्म, अब वो 3 महीने तक रहता है वो हम्म, बैग, ठीक है। उस वक्त मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपने बच्चे को एक केयर टेकर के हाथ में दे करके मैं खुद रेस्ट करूं, आराम करूंगी, तो मेरा बच्चा 3 महीने के बाद जब मेरा ऑपरेशन हो करके उसको क्लोज करेंगे तो 3 महीने की हो जाएगी। तो मैं वो उसका हर दिन कैसे देखूंगी। सही बात। मैंने अपना दिमाग उस चीज से हटाया कि मुझे कोई बैग लगा है यहाँ पे। एंड आई विद इन, आई थिंक मैं हॉस्पिटल से जब घर वापस आई थी तो विद इन अ वीक मैंने अपने बच्चे को अपने गोद में ले लिया था और फिर आई स्टार्ट टेकिंग केयर। हैट्स ऑफ टू यू मैम। तो मेड थी, केयर टेकर भी थी साथ में, लेकिन मैं कहती थी नहीं, ये मैं ही करूंगी, मुझे अच्छा, ही करना आपको है। आई एम श्योर इतना सब कुछ चल रहा था तो सबसे ज्यादा साथ डेफिनेटली मेरे हस्बैंड ने दिया। हस्बैंड, आई एम जी श्योर। बिल्कुल, सबसे ज्यादा साथ दिया। इवन ऑपरेशन से पहले भी डॉक्टर्स के आना जाना, एवरीवेयर ही वाज विथ मी, ही वाज स्टैंडिंग विथ मी। एंड हॉस्पिटल में जब मैं थी तो हम लोग कहते थे कि मतलब हम दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ही वाज आल्सो देयर थ्रू आउट, मतलब यस कि यस। वो जो 4 दिन मैं आईसीयू में थी ना, मुझे लगता है वो घर नहीं गए थे। ही वाज सिटिंग आउटसाइड द आईसीयू ऑल 4 days। एंड एवरी 3 घंटे पे डॉक्टर ने बोला था कि आप वो चेक करते रहना इनके वाइटल्स क्या चल रहे हैं। तो ही यूज टू गो टू आईसीयू डोर कि मुझे बताओ क्या चल रहा है अभी। तो ही यूज टू नोट डाउन कि अच्छा अभी ऐसा है, कि क्या इम्प्रूवमेंट है, बेटर हुआ है, नहीं हुआ है, फॉर ऑल दैट 4 days। एंड व्हेन आई जब मैं होश में आ गई थी तो उसके बाद फिर तो अलग ही हिस्ट्री है बहुत सारी। तो कहानी ऐसी है कि पूरा पॉडकास्ट ना मेरी मेडिकल जर्नी पे ही निकल जाएगा। तो कोई बात नहीं, ये भी हम कर सकते हैं, ये भी हम हाँ। करेंगे। तो अभी जो ये आपने अच्छा, फिर मैं ना जस्ट लाइक कि आई वांट टू से टू ऑल दैट वुमेन, if you all are going with some pain, having medical history or any medical reasons, just take out yourself from there। अपने आप को वहां से निकाल दो, क्योंकि कोई दूसरा नहीं आएगा निकालने के लिए। सही बात है। खुद आपको करना पड़ेगा अपने लिए। आप खुद को वहां से निकालो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। क्योंकि जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे सबसे पहले माँ की तरफ ही देखते हैं। और बच्चों की लाइफ ट्रेजेडिकल नहीं होनी चाहिए। बच्चों की लाइफ कैसी होनी चाहिए वो सब माँ बाप के हाथ में होता है। माँ बाप चाहें तो बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, नहीं चाहे तो फिर जैसा भी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी सबसे कि प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आगे भी आएंगी, मेरे भी आएंगी, बट यू हैव टू बी रेडी एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड मेंटेन रखो बस। क्या बात है, थैंक यू सो मच। ये मैसेज जो आपने दिया है, आई एम श्योर हर कोई इसको फॉलो करेगा, क्योंकि करना भी चाहिए। कि आप जिस चीज़ में उलझे, जब तक उलझे रहेंगे उस चीज़ में, वो जितना आपको अंदर से ख़त्म करती रहेगी, है ना। तो इन चीज़ों से अब बाहर जब तक नहीं निकलेंगे तो आगे बढ़ते हैं। और अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन में ना एक एक बहुत अच्छा मोमेंट रहा होगा जिसमें मतलब, हाँ कितने हैं, कितने होंगे, मैं एक क्यों बोल रहा हूँ, बट वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट यू हैव एवर लिव्ड इन योर लाइफ, लाइक हैप्पीएस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा खुशी मिली है, जिसमें आपने मतलब कि ये वाली लाइफ फिर से चाहिए, काइंड ऑफ। आई थिंक वो हर किसी की लाइफ में ना उसका बचपन होता है। और वो जो कहते हैं ना कि वो बचपना और बेपरवाह सी जिंदगी, इतना आप सोचना ही नहीं है। तो मेरा भी स्कूल टाइम जो है जी। बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब मैं क्लास मॉनिटर थी, बहुत सालों तक रही हूँ क्लास मॉनिटर। तो अच्छा, हमें हमारा जो पाला पड़ा है वो मॉनिटर से पड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो अभी पता चला हमें। तो इट्स बीन लाइक कि मैं बहुत ही वो जो कहते हैं ना, वो वजूद वाली लड़की और वो स्वाभिमान वाली लड़की, मैं शुरू से बहुत वैसे रही हूँ कि मतलब मेरे ये रूल्स हैं और मेरे ये बाउंड्रीज हैं। और मैं शायद कहीं ना कहीं वो मॉनिटरशिप से कभी निकल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि आई हैड दोज क्वालिटीज। तो और वो तो ना पूरी क्लास को साथ में लेके चलना, सबके फ्रेंड्स बन के रहना। मेरा कोई एक ग्रुप नहीं होता था, क्लास में 4-5 ग्रुप होते तो मैं हर किसी की पार्ट होती थी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसमें मुझे सबसे प्यारा क्या लगता था, जब मेरा बर्थडे होता था
तो जिस दिन मैं स्कूल आती थी तो मैं इतने गिफ्ट्स लेके जाती थी घर, मतलब either it's been a pen but I used to get a lot of gifts in school. Wow. तो मेरा स्कूल टाइम तो बहुत ही So अच्छा you था. are missing that life or you're missing the gift? I'm missing that life. गिफ्ट्स तो आज भी पसंद है. अच्छा फिर ठीक है, मतलब आज भी मिलते रहते हैं गिफ्ट्स, मतलब हाँ, गिफ्ट्स मिलते आज रहते हैं. आज के बर्थडे सेलिब्रेशन में और तब के बर्थडे सेलिब्रेशन में क्या डिफरेंस है, क्या लगता है? बहुत डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस. क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप छोटे होते हो तो एक बार स्कूल गए, वहाँ पे एंजॉय कर लिया फ्रेंड्स के साथ, फिर घर आए तो शाम को घर में फैमिली के साथ केक कटा, तो वो 2-3 पार्टीज वैसे हो जाती हैं. हालांकि जब तक हम लोग स्कूल कॉलेज में होते हैं तो बर्थडेज का तो क्रेज होता क्रेज है. बहुत होता है. और जब आप एक पेरेंट्स बन जाते हैं तो आपका क्रेज खत्म होके फिर आपके बच्चे का बर्थडे का क्रेज शुरू हो जाता है. सही है. सो मेरा स्कूल टाइम बहुत अच्छा था. Wow. दो वो एक मेरा लाइफ sure. का ऐसा मोमेंट है जो मैं शायद कभी भूल ही नहीं पाऊंगी. अभी बहुत ही रिसेंटली लास्ट वीकेंड हम लोग 2003 बैच के 10th पास आउट थे. आई थिंक 10 और 12 वी ऑल मेट हियर ओनली इन नोएडा. क्या बात है, मतलब अचानक से 20 इयर्स के बाद, 20 साल के बाद मुलाकात. तो हाँ, कैसी रही वो मुलाकात? बहुत अच्छी. सबके बच्चे आए थे एंड वी एंजॉयड अ लॉट. The best part was सबके बच्चे थे. एक्चुअली पता है क्या होता है, आप एक दूसरे से तो फिर भी आप फेसबुक पे कनेक्टेड हो, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे भी बात हो गई, लेकिन वो ना मतलब जब हम खुद बच्चे थे और फिर आप जब अपने फ्रेंड्स के बच्चों को देखते हो ना तो एक अलग फीलिंग होती है. बहुत अच्छा लगता है. तो हमने बहुत एंजॉय किया था जी. और सबसे मिले थे. और उसके बाद एक जो मेरा लाइफ का सबसे स्पेशल टाइम है वो अरिशा का मेरी लाइफ में आना, और वो बहुत प्यारी है, बहुत एडजस्टिंग है. जब वो पैदा हुई थी तो जिस तरह से मेरा जर्नी रहा था, उसके बाद भी ऑपरेशंस होना, उसके बाद भी थोड़ा सा रहा है कुछ टाइम तक, तो मतलब एक छोटा बच्चा वो कैसे उसने मैनेज किया, लाइक कि घर पे हैं, कभी हॉस्पिटल में हैं, कभी घर पे हैं, कभी हॉस्पिटल में हैं, दैट वे. और उसके बाद भी उसने मतलब वो आज भी शी केयर्स फॉर मी. और कहीं ना कहीं मतलब मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं ना तो उसमें मतलब वो प्रायोरिटी मुझे मिलती है. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छा लगता है. हाँ, तो मैं मतलब I'm lucky to have her in my life. वो she is my अरिशा के heartbeat. बारे में बात करते हैं. लाइक अरिशा को मैंने सुना है उसकी यार मतलब उसकी क्या ही बात करो, फॉलोअर्स, उसकी फैन फॉलोइंग देखी है, क्या बोलती है वो लड़की है. मतलब अरिशा नाम ही सब कुछ है बेसिकली. बट उसके दिमाग में मतलब ये कब से कैसे कि जैसे आप और आपके हस्बैंड आप दोनों लिखते हैं, फिर कैसे ये दिमाग में आइडिया है कि उसको भी लिखना, उसने कैसे शुरुआत की इस चीज की? एक्चुअली हमने कभी इस बारे में ऐसा सोचा नहीं था कि अरिशा को इस प्लेटफॉर्म पे हम उतारेंगे या कुछ भी है. शायद उसके डीएनए में ही था. क्योंकि सडनली हमें किसी के घर गए हुए थे, वहां पे उसको माइक मिल गया. शी वॉज 3 एट दैट टाइम. शी वॉज जस्ट 3. और मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसका वो परफॉर्मेंस वहाँ माइक, एक बच्चा माइक को होल्ड करना हम लोग को भी समझ नहीं आता है, ऐसे पकड़ना है क्या करना है. मतलब वो 3 साल की बच्ची वो माइक पे बोल रही है, गाना गा रही है, एंड शी वाज लाइक होस्टिंग दैट टाइम. तो मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत खुश हो गए थे क्योंकि हम लोगों ने कॉलेज टाइम से ही मतलब बहुत कंपेयरिंग करना, होस्टिंग करना, ये सब बहुत किया, स्टेज हैंडल करना बहुत किया है. तो कभी ऐसा सोचा नहीं था. बट जब हमें समझ में आया कि नहीं, शी हैज समथिंग इन हरसेल्फ. और बताए वो बहुत छोटी थी, शी इज बीन वेरी सोशल. वो कभी किसी के पास जाने में रोती नहीं थी. हम लोग के फ्रेंड्स आते थे घर पे, ऑफिस के फ्रेंड्स आते थे, वो सबके साथ खेलना, बातें करना. और आज की डेट में सबसे बेस्ट पार्ट आपको बताती हूँ, कोई गेस्ट आ गया घर पे, सपोज आई एम बिजी एंड माय हस्बैंड इज आल्सो बिजी, शी इज सफिशिएंट. ना शी विल हैंडल. क्या शी विल हैंडल, एक्चुअली शी विल हैंडल. मतलब शी विल सिट एंड अच्छा ठीक है दीदी पानी ला दो, आराम से उनसे बातें कर रही थी, तो आप कब आए, तो आप वहाँ क्यों नहीं, तो हम कब मिलेंगे, तो ये वो मतलब वो सारी बातें कर लेती है. मैंने देखा जो कॉन्फिडेंट शी कैरीज, दैट इज अमेजिंग. फिर हमने जब ओपन माइक, उम्र के बच्चे, एग्जैक्टली जब हमने ओपन माइक पे जाना शुरू किया तो वो हमारे साथ जाती थी. शुरू में उसने इंटरेस्ट खुद दिखाया कि मम्मा मुझे भी बोलना है. तो थोड़ा बहुत शुरू में नर्वस हो जाती थी, 2-3 बार हुआ, फिर हमने थोड़ा सा पॉज लगा दिया कि इतना प्रेशर नहीं उसको डालना है, अभी बहुत छोटी है. बट वो पॉज में उसने वो रियलाइज किया कि नहीं उसको करना है, और उसने खुद इस बात को आके पुटअप किया कि नहीं मुझे करना है ये चीज़. तो मैंने कहा करो. फिर
थोड़ी प्रिपरेशन के साथ जाने लग गई खुद से। वो देखती थी कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, पापा प्रिपेयर कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट आई, एंड शी स्टार्टेड डूइंग दैट। और बस उसने जहाँ उसने वो नर्वसनेस छोड़ के वो कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू किया, आप उसकी रील देखिए कैसे अरे वायरल मैं हुई बता है। रहा हूँ बहुत ही शानदार, तो वो अलग आई ही एम टेंजेंट में आज बिल्कुल के टाइम में। बिल्कुल आई एम वेरी हैप्पी कि शी इज बीन रिकॉग्नाइज्ड Wow. सो मेनी पीपल। No doubt, no doubt. Hats off and Mary, like claps for her, guys. You should go and watch her on her page. Instagram. You can tell her Yes, everybody. Arisha_2711. Arisha_2711 is Insta handle. Please, guys, go and see first, then follow. Definitely do follow her. Yeah, you will not regret this, guys. I'm telling you. Okay, so let's move ahead and come to a conclusion towards the end of this segment and this story. And I want to know, if you were not a poet, then what? अगर आप poet ना होते तो क्या होते? एक्चुअली पोएट की जर्नी में आना भी एक बहुत, मुझे लगता है कि इट वॉज नॉट एट ऑल डिसाइडेड वन समथिंग, इट वॉज काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी विच केम इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई जस्ट ग्रैब्ड इट, क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, आज से नहीं बचपन से। वो बचपन से शायद प्लेटफॉर्म वैसा मुझे नहीं मिला, और कहीं ना कहीं ये रीज़न भी है कि मैं अरीशा को वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल देना चाहूँगी अगर वो चाहती है तो। चाहती तो मैं भी थी, बट हम लोग जिस जनरेशन से निकल के आगे आए हैं, मुझे लगता है कि मैं शेयर करना चाहूँगी कि मुझे बीटेक नहीं करना था। आई वांटेड टू बी ए सीए, मुझे चाहिए था कि मैं सीए बनूं। तो पापा ने ऐसे रैंडमली बोला, अरे नहीं मैथ्स ऑप्ट करो, जब हम वो 11th-12th में सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता है, तो पापा ने कहा नहीं मैथ्स ऑप्ट करो और इंजीनियरिंग करना। एंड आई वाज लाइक ओके। हाँ, और बस कोई दूसरा सवाल नहीं, और मैं होड़ में लग गई कि अब तो मुझे इंजीनियरिंग करनी है। कर लिया बीटेक, जो करना नहीं था, लेकिन ठीक है हो गया, कॉलेज से प्लेसमेंट भी हो गया, जॉब में भी आ गई। फिर समझ में आया कि शायद मैं तो उस चीज़ के लिए थी ही नहीं, मुझे तो करना ही नहीं था ये सब, लेकिन इट्स ओके, शायद यही चीज़ होनी थी तो हो गई। यही हमें आगे, हाँ, यही आगे फिर चलना था। बिल्कुल। अब जो पुराना वो ख्याल जब दिमाग में आया कि मुझे तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ मैं खुद को प्रेजेंट कर सकूं, जी मैं भी एक पब्लिक फिगर बन जाऊं, जी जो मैं उस समय से सोचती थी। तो शायद यही एक ऐसी चीज़ मेरे सामने आई जिसके थ्रू मुझे लगा कि मैं मैं एक पब्लिक फिगर बन सकती हूँ, या फिर मैं अपनी चीज़ों को शायद लिख के मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, डिलीवर कर सकती हूँ, अपनी स्टोरी बता सकती हूँ। और कहीं ना कहीं अगर मेरी स्टोरी से 2 से 3 लोग भी उनको कुछ भी उस चीज़ का एक फ़ायदा होता है, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। सो दिस इज हाउ आई केम टू बी आपने poet. चूज किया कि let's be the poet. Let's Wow. be the poet. End of this note, end of this conversation, and like we had, and it was amazing interaction with you. Let me tell you, मज़ा आया बहुत मुझे, and आपको जान के I'm sure कि audience को भी पसंद आएगी ये चीज़। और वो आप एक की लर्निंग अगर मैं चाहूँ कि आप सबको बताएं कि आपको क्या एक मैसेज अगर आप देना चाहें सबको, तो एक शॉर्ट सा सिंपल सा एक मैसेज क्या होगा? एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो शॉर्ट एंड सिंपल मैसेज तो हो ही नहीं सकता, बट मैं बस इतना ही कहूँगी कि लाइफ में पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है जी बहुत ज़रूरी Agree. है। और क्योंकि ना आप इवन ऑफिस में भी अगर काम करते हैं, काम कम होता रहेगा, ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन अगर आप पैशनेट नहीं होंगे ना तो आप अपना 100% कभी नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। तो लाइफ के ना हर एस्पेक्ट में पैशनेट बनिए। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं ना, तो यू हैव टू बी पैशनेट, तभी आप अपनी गृहस्थी संभाल पाएंगे। तो वो पैशन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। थैंक यू सो मच। मतलब मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, हमारे साथ थी मैडम शबी, जिन्हें आप मैं शायरा के नाम से भी आप जानते हैं। तो मैं आपका थैंक यू सो मच हमारे इस मेक मी स्टार के पॉडकास्ट में आने के लिए। और मैं आप सबको एक संदेश यहाँ पर देना चाहता हूँ। मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि आपका जो पैशन है, आप उसके पीछे अगर सही रास्ते और सही ढंग से चल रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप उस तरफ चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हम एक छोटे से ब्रेक के बाद एक दूसरे पॉडकास्ट के साथ हम फिर मिलेंगे।
आप मेक मी स्टार की वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमें ढूंढ सकते हैं, हमारी सारी वीडियोस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हैंडल विद द नेम ऑफ मेक मी स्टार, यू कैन फाइंड अस एवरीवेयर। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच मैम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। Thank you so much, Thank you Naren, so for much. having me here. I'm so thankful and you know feeling really good because बहुत एनर्जी से बात हुई और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and thanks to Make Me Star also. Thank you to get this impact, stay tuned for the next. Thank you so much.